गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आई होप, उम्मीद है, मुझे आशा है, विश्वास है कि यह टॉपिक आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए तो बेस्ट है ही, साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके ज्ञान में यह उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली, तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया हुआ था कि जैसे जैसे हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे नए नए जीव जंतुओं की खोज होती गई। धीरे धीरे जीव जंतुओं की संख्या, वनस्पतियों की संख्या मिलाकर 18 लाख पहुंच गया। इन 18 लाख में से 12 लाख, लगभग 12 लाख जंतु और 5 लाख वनस्पति हैं। इनकी वर्गीकरण ज़रूरी हो गया। ज़रूरी इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी संख्या वृद्धि करती जा रही थी। अध्ययन करना कठिन है। वैज्ञानिकों ने समय समय पर जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणाली दी। हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता हुई, इसकी महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। द्विजगत प्रणाली, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द्विजगत प्रणाली माने समस्त जीवों को दो जगत में बांटा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त जीवों को दो जगत में, पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। इन दो जगतों में, तो इन जंतु जगत और पादप जगत में जो दो जगतों में विभाजित किया गया, इसे ही द्विजगत प्रणाली कहते हैं। फर्स्ट टाइम अरस्तु, जिसे आप जानते हैं कि यही हैं जो कि जीव विज्ञान के जनक हैं, यही हैं जो जंतु विज्ञान के जनक हैं, और यही हैं जो सिकंदर महान के गुरु थे। तो फर्स्ट टाइम अरस्तु ने जीवों को दो जगत में बांटा, जंतु जगत और वनस्पति जगत में। तब इसके पश्चात वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने भी जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया। और इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कैरोलस लीनियस द्वारा लिखित पुस्तक, या उनके पुस्तक का क्या नाम है, तो उनके पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का जो प्रथम संस्करण आया, जो पहला एडिशन हुआ, वो सन 1735 में हुआ। प्रथम संस्करण माने पहली बार इनकी जो पुस्तक है वो 1735 में आया। फिर इनका जो नवा संस्करण है, नवा संस्करण इनका सन 1754 में आया। सन 1754 में कैरोलस लीनियस की नवीं संस्करण का अर्थ ये होता है, आप लोगों को बता दें कि इनकी जो बुक थी, हर एक एवरेज 35 और 54 में 18 साल का अंतर आ रहा है। तो यानी कहने का अर्थ है कि हर 2 वर्ष पे
इनके किताब की पुनः छपाई होती थी, मुद्रण होता था। तो इसी तरह से 9वें छपाई में, 9वें मुद्रण में, 9वें संस्करण में सन 1754 में इन्होंने 2 शब्द दिया। एक शब्द है क्रिप्टोगेमिया और दूसरा शब्द है फैनरोगेमिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि कई प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि क्रिप्टोगेमिया तथा फैनरोगेमिया शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? कैरोलस लिनियस ने। दूसरा कह दें प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि क्रिप्टोगेमिया तथा फैनरोगेमिया कैरोलस लिनियस के पुस्तक के किस संस्करण में प्रकाशित हुआ था? तो 9वें संस्करण में प्रकाशित हुआ था। किस सन में हुआ था? 1754 में हुआ था। तो इत्यादि यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। तत्पश्चात इस पुस्तक का जो 10th एडिशन, 10वां एडिशन है, वो सन 1758 में आया और यहीं पर सन 1758 में इन्होंने बाइनामियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति, बाइनामियल नोमेनक्लेचर माने द्विनाम पद्धति, इन्होंने इसी संस्करण में दिया था सन 1758 में। और इस द्विजगत पद्धति के अंतर्गत इन्होंने समस्त जीवों को 2 जगत में बांटा था, एनिमेलिया और पादप, जंतु जगत और पादप जगत। अर्थात कैरोलस लिनियस साहब ने भी जीवों को 2 जगत में वर्गीकृत किया था, अर्थात इन्होंने भी द्विजगत प्रणाली को फॉलो किया था, उसका समर्थन किया था। यहाँ से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई लिमिट नहीं होता है, वो कहीं से भी कुछ बन सकता है। जैसे द्विजगत वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। इन्होंने बाइनामियल नोमेनक्लेचर किस एडिशन में दिया था? 10वें एडिशन में। किस वर्ष दिया था? 1758 में। इन्होंने जीवों को कितने जगत में विभाजित किया था? 2 जगत में विभाजित किया था, एनिमेलिया और जंतु जगत। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि कैसे ये डिफाइन किया गया था कि ये जंतु है कि वनस्पति है। तो ये जो जंतु जगत एवं वनस्पति जगत जो भी डिफाइन किया गया था, जो वर्गीकृत किया गया था, उसके अंतर्गत वही कैरेक्टर थे। उसमें चूंकि उतने ज़्यादा संसाधन विकसित नहीं थे, जो जंतु जो इधर उधर विचरण करते थे, जो जंतु उसे जंतु कहा गया और जो एक जगह स्थिर थे उन्हें पादप कहा गया। लेकिन तब तक हम लोगों को एक कोष के जीवों के बारे में जानकारी नहीं थी। देन माइक्रोस्कोप इत्यादि की खोज हुई, कुछ एक कोष की जीव विकसित हुए। एक कोष की जगह हुए तो अब विवाद ये हुआ कि इन एक कोष की जीवों को अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि को जंतु में रखा जाए कि वनस्पति में रखा जाए, ये समस्या आई। देन हेकल वैज्ञानिक थे, हेकल ने वर्गीकरण की एक नई प्रणाली दी जिसे त्रिजगत प्रणाली कहते हैं। इन्होंने समस्त जीवों को 3 जगत में विभाजित किया। एक पादप, जानते हैं आप लोग, पादप वे जो हरे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, पोषण की दृष्टि से देखें तो स्वपोषी होते हैं। दूसरा जंतु, ये भी बहुकोषीय होते हैं किंतु परपोषी होते हैं। और हेकल साहब ने एक नए जगत में वृद्धि किया और इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्होंने समस्त एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि प्रोटिस्टा नामक जगत की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तत्पश्चात त्रिजगत के पश्चात अब कुछ ऐसे जीवों की खोज हुई जो थे एक कोष के किंतु वो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार जल्दी से बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक वे हैं जिसमें सुविकसित केंद्रक और सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक आदि चीज़ें नहीं पाई जाती है। देन कोपलैंड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 4 जगत प्रणाली दी। 3 पहले से था, आप जानते हैं हेकल साहब के समय, प्रोटिस्टा था, पादप था, जंतु था, ये पहले से थे। अब कोपलैंड साहब ने एक नया जगत मोनेरा का स्थापना किया
अब मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने समस्त एक कोश की तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। अब एक कोश की प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया इत्यादि, ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि, ये जो जीव हैं ये किसके अंतर्गत आ गए? मोनेरा के अंतर्गत आ गए। देन अनदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 जगत अवधारणा दिया, 5 जगत प्रणाली दिया, और ये आप लोग जानते हैं 10 उसमें आप शायद पढ़े भी हैं, 9-10 में 5 जगत अवधारणा पढ़े हैं कि 5 जगत अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर को 5 जगत अवधारणा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात तो यह, मोनेरा के अंतर्गत समस्त एक कोश की प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की यूकैरियोटिक को रख गया, पादप के अंतर्गत बहुकोश की स्वपोषी पादपों को रखा गया, और जंतु के अंतर्गत बहुकोश की जंतु को रखा गया। लेकिन जब फंगस की खोज हुई, पादप की खोज हुई, फंगस क्या है? बहुकोश की है। फंगस क्या है? बहुकोश की जीव है। किंतु अब बहुकोश की जीव क्या कहें? पादप है। ये बहुकोश की पादप है किंतु स्वपोषी न होके परपोषी है। अगर ये बहुकोश की और पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होता तब इसको पादप में रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तब हम इसको जो है 4 जगत अवधारणा से भी हमारी काम चल जाती, 4 जगत प्रणाली से हमारी काम चल जाती। लेकिन जब बहुकोश की पादप की खोज हुई और वो भी पोषण की दृष्टि से कैसा था? परपोषी प्रवृत्ति का था। जब यह परपोषी प्रवृत्ति का था तो अब इसको किस ग्रुप में रखा जाए? अब इसकी कठिनाई आना प्रारंभ हो गई। इसके लिए आर.एच. व्हिटकर साहब ने एक नए जगत की स्थापना की और वो जगत है फंजाई। फंजाई माने कवक। फंजाई के अंतर्गत इन्होंने समस्त बहुकोश की और परपोषी जीवों को रखा। 5 जगत अवधारणा के पश्चात 6 जगत अवधारणा आया। 6 जगत अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक वही हैं वीज, कार्ल वीज। अब इन्होंने क्या काम किया? कार्ल वीज ने समस्त जीवों को 3 डोमेन में रखा और वो 3 डोमेन थे आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। कार्ल वीज, ओ कैंडलर तथा एमएल विलिस, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने समस्त जीवों को 3 डोमेन में रखा। आपकी किताब में जस्ट आगे यही है कि 3 डोमेन अवधारणा। तो 3 डोमेन अवधारणा आपके बुक में, आप लोग बुक होगा तो देखेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है कि वीज नामक वैज्ञानिक हैं जो कि 3 डोमेन अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 3 ये तो मुख्य हो गए, कार्ल वीज, ओ कैंडलर और एमएल विलिस। इन लोगों ने मिलकर 3 डोमेन अवधारणा दिया, समस्त जीवों को आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया नामक 3 डोमेन में विभाजित किया। आर्किया के अंतर्गत इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया को रखा। आर्ची बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया हैं जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी उस समय के लगभग इनको माना जाता है, और इनमें जो है एडवर्स एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है कि प्रतिकूल वातावरण में रहने की इनमें क्षमता पाई जाती है। 3 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है मेथेनोजन। मेथेनोजन माने जो मेथेन उत्पन्न करता है। हेलोफाइल्स माने जो लवणीय जल में रहे। और अगला होता है थर्मोएसिडोफिल्स जो अम्लीय और उच्च ताप पे रहते हैं। तो इन्होंने पहला जो डोमेन आर्किया के अंतर्गत इन्होंने आर्कियो बैक्टीरिया को रखा। दूसरा इनका जो डोमेन था वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंतर्गत इन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा। आपको हमने कितनी बार बताया है कि बायोलॉजी में यू का अर्थ होता है ट्रू माने सत्य, वास्तविक। यही है वो बैक्टीरिया। रियल में जो बैक्टीरिया है वो किसके अंतर्गत आता है? बैक्टीरिया के अंतर्गत। तीसरा जो डोमेन था इनका वो है यूकैरिया। यूकैरिया के अंतर्गत इन्होंने समस्त यूकैरियोटिक जीवों को रखा। अब यूकैरियोटिक जीवों को इन्होंने वही लिया, प्रोटिस्टा, फंजाई,
पादप और जंतु। और इस तरह से हम देखें तो कुल 6 जगत हो जाते हैं। पहला जगत है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंजाई, पांचवा पादप और छठा जंतु जगत। और इस तरह से मिला के कुल 6 जगत हो जाते हैं। तो वंस अगेन 2 जगत की अवधारणा किसने दिया था? अरस्तु ने, शुरू में अरस्तु ने दिया। फिर इसके पश्चात जो है कैरलस लिनियस साहब ने भी इसको फॉलो किया। त्रिजगत अवधारणा हेकल साहब ने दिया। 4 जगत की जो अवधारणा है उसे कोपलैंड ने दिया। 5 जगत की जो अवधारणा है, 5 जगत अवधारणा जो है ये आर.एच. व्हिटकर साहब ने दिया। और जो 6 जगत की अवधारणा है, 6 जगत अवधारणा कार्ल लुईस ओ कैंडलर, एमियल विलिस नामक वैज्ञानिक ने दिया। आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। और आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, और शुरू से लेकर अंत तक देखें और इससे समझने का प्रयास करें। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।